स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं वो सारे एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज की ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन कराने वाला हूँ। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप पिछले 5 साल के पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो आपका पेपर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताते आता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ किसी ना किसी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे नहीं बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो भी बताते चलूंगा। क्वेश्चन देख के आप डेफिनेटली खुद ब खुद समझ ही जाओगे, फिलहाल मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0 के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। अब देखिए अवकल समीकरण बोला गया, यानी कि ये कौन से चैप्टर से, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन है। जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, फिर और भी चैप्टर के हम लोग करने वाले हैं। तो लॉन्ग वीडियो होने वाली है, प्रॉपर आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ नोट करना और एक बार खुद से ज़रूर से प्रैक्टिस करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अवकल समीकरण प्राप्त करने को बोला गया है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर का आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। उसके बाद जब y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक, माइनस उसके बाद यहाँ पे देखिए 2a, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। x का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2a ऐसे ही रहेगा, x का करने पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन करने तो आ ही गया होगा, क्योंकि अब एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा दिन तो बचे नहीं रह गए हैं, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि अवकलन समाकलन इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको आती ही होंगी। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है a की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे हम लोग a की वैल्यू, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, सब में क्या 2 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस यहाँ से हमारे पास y और dy अपॉन dx बच जाएगा, और माइनस का 2 तो कॉमन हो गया और यहाँ से हमारे पास माइनस का a बचेगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2 हमारा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से हमारे पास बचेगा x प्लस वाई और dy अपॉन dx। ये माइनस का a है, इसको हम इधर साइड ले आएंगे तो ये प्लस का a हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस dy अपॉन dx। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इसी a की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसी a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बनाया था कि जिससे कि आगे चल के हम लोग a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास है ना, 2x है ना, तो 2x को एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद a की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे सर x प्लस वाई और dy अपॉन dx। ठीक, यहाँ से हमने ये लिख दिया और इक्वल टू के 0 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 2x का पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x का मल्टीप्लाई कीजिए। 2x का मल्टीप्लाई देखिए माइनस साइन लेकर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, विथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। तो माइनस 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2x का मल्टीप्लाई y और dy अपॉन dx से करेंगे तो माइनस का 2
x इंटू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू के 0 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगी, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा पहले तो वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मिलके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हमारे पास ये 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एज इट इज रहेगा इक्वल टू के 0। ये जो इक्वेशन आई है यही हमारे पास अवकल समीकरण, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, मैं आपको बता दूं ये आपके बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर सेट उठा करके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व भी कराया हुआ है। आपके जो सीनियर थे जो 2022 का बोर्ड एग्जाम देकर गए हैं, 2023 का बोर्ड एग्जाम देकर गए हैं, वो सारे ईयर के मैंने पेपर सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने सीनियर का कुछ मतलब जो पेपर वेपर था आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस साइन 2x का dx का हमें क्या बताना है, मान बताना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन को आप आई से दिखा करके इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक, इस तरीके से 1 प्लस साइन 2x मेथड सीखो। एक मेथड में मैं आपको बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन में कि आई से क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से लिख दिया। अब देखो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस 1 के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन और रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 है, 1 के प्लेस पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 के प्लेस पे लिख दिया और प्लस क्या है हमारे पास है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, साइन 2x के लिए सर हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आप सभी को पता होगा, 11th में पढ़े होगे, 10th में भी पढ़े होगे और 9th में भी पढ़े होगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन 2x के प्लेस पे हम लोग इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे। साइन 2x के प्लेस पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको लिख दिया और रूट लगा करके, और यहाँ से हम लोग dx क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में यानी कि x के सापेक्ष करने वाले हैं। अब देखो हमने इतना लिख दिया। अब देखो अगर आप इसको साइन को a मान लो, कॉस को b मान लो, ठीक, तो ये हो गया a b और ये हो गया 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक, तो लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इसको a माना इसको b माना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि मैं इसको यहाँ से ये लिख सकता हूँ, रूट में आपका ये लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि a प्लस बी, हमने इसको a माना इसको b माना, तो ये बना a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और लिख दिया dx यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन दिख रहे हैं। पहले हम लोग क्या हटाते हैं, पहले हम लोग रूट को हटाते हैं तब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर को हटाओगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dx। अब यहाँ पे देखो जब भी इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 फंक्शन दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक साइन वाला फंक्शन दे रखा है, एक कॉस वाला फंक्शन दे रखा है, तो जब भी 2 दिए होते हैं तो हमें अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन करना होता है। कैसे, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले साइन एक्स है तो साइन एक्स और इसके साथ लगा दो dx, इससे पता चले कि हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बीच में प्लस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, फिर कॉस एक्स और dx। देखो मैंने क्या किया, अलग अलग ब्रेक किया, अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो देखो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। तो देखो अगर आपको नहीं मालूम तो मैं जल्दी फॉर्मूले की एक लिस्ट बना करके जल्दी उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल आपके जो सीनियर थे उन पर मतलब वीडियो बनाई हुई थी मैंने, तो फॉर्मूला तो आपका कोई नहीं चेंज होने वाला है। तो आप चाहो तो आपके जो सीनियर जो पढ़ के गए थे आप उसको भी देख सकते हो, ओल्ड वीडियो को, जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक। ठीक, तो यहाँ से देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस का कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्लस
cos x का इंटीग्रेशन क्या, sin x। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये बात आपको सारे क्वेश्चन में करनी है। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम अपने मन से लगाते हैं उसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। आपके लेवल पर बस आप इतना ही जानते रहो, ग्रेजुएशन जब करोगे मैथ से तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, हमें मान ज्ञात करने को बोला गया था तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करें ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा गया था, तो ये 2 नंबर का पूछा गया था। मैंने क्या बताया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन करते हुए पार्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ये आपको लिखा है और बोला जाएगा मान ज्ञात करो, तो वो मैंने नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को करना सीखो। ठीक, उसके स्टेटमेंट में मत जाना, स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया ही जाएगा। ठीक, उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं। ये हमारे पास पूरा फंक्शन दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम करते क्या है, इसको आई के बराबर हमेशा लेकर के चलना। आई से क्या होता है, मैंने बताया ना, इंटीग्रेशन होता है, तो आई के बराबर हम इसको हमेशा लेकर के चलेंगे। अब बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 है ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग अंश में एक बार एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। क्या, 1 को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से लिखा एक्स की पावर 4, एक बार हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं और एक बार 1 ऐड कर रहे हैं। ये मेथड आप सीखे होगे ना। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक बार 1 को माइनस कर दिया, एक बार 1 को प्लस कर दिया इस तरीके से। और अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और यहाँ से dx। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक करने वाले हैं सर। तो इसको लिखा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखो मैंने क्या किया, एक बार इसको इसके साथ ब्रेक कर दिया, बीच में है प्लस तो लिखा प्लस, अब 1 है ना तो लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, अब 1 बचा तो 1 अपॉन में आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से लिखेंगे dx। ठीक, ये मैंने कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स की पावर 4 है ना, तो एक्स की पावर 4 है तो इसको लिखा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक, और 1 की बात करेंगे और लिखा माइनस 1 की बात करेंगे तो इसको इस तरीके से बनाता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में आए मैं कर क्या रहा हूँ। 1 है, 1 का स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखो इससे बना क्या, ये देखो 1 का स्क्वायर है, 12 मत समझ लेना। अब देखो इससे बना क्या, इसको अगर आप a मान लो और इसको b मान लो तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नेक्स्ट लाइन में उसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे dx लगा दिया, उसके बाद प्लस, यहाँ वाला तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपका लक अच्छा रहा तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोनस की तरह आपसे 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये देखो मैंने क्या किया, इसको a और इसको b मान लिया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो i इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और बनता है a माइनस, देखो a है एक्स स्क्वायर, b है 1 तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, और अपॉन में हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखो अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से लिखा dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, तब लास्ट स्टेज पे आकर के हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, अब यहाँ से आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास नीचे भी है, तो इसको आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ से हमारे पास i इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और dx बच गया। ठीक, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और हमारे पास ये दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
+1 और dx। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग इतना काम करने के बाद अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे हमारे पास देखो दो पार्ट दे रखे हैं, तो पहले इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो i इक्वल टू पहले x² का होगा तो इंटीग्रेशन का साइन लगा करके x² dx के साथ कर दिया, -1 है हमारे पास तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx भी होगा, माइनस था ना, माइनस लगा दिया 1 और इसके साथ dx लिख दिया। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे थे तो मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया, प्लस ये हमारे पास अकेला है, इसका तो फॉर्मूला होता है 1/x² + 1 dx का फॉर्मूला होता है। अभी बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट लाइन आ गई, अब यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो i इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है कि पावर में एक ऐड हो जाता है, ऐड होने के बाद जो पावर बनती है वो क्या होता है उसके बट्टे में, जैसे x की पावर 2 है तो इसमें एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, और जब ऐड होने के बाद जो पावर बनती है उसको ठीक बट्टे में, तो x³ ये आपका x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन आप क्या कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में तो x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो t आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वही आता है। तो 1 का इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, उसके बाद प्लस, अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास 1/x² + 1 और dx हमारे पास दे रखा है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस का c। तो देखो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो पिछली ओल्ड वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, उसको एक बार जा करके ज़रूर देखना। ये सारे फॉर्मूले आपके डेफिनेटली क्वेश्चन में यूज़ होते ही होते हैं। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, मेथड भी पता रहेगा तो भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। तो फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद उसको हमेशा फॉर्मूला अच्छी तरीके से उस पर क्वेश्चन करते जाओ जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। रटने नहीं बैठना है, उस पर जो भी फॉर्मूला याद करना है उस पर 5-6 क्वेश्चन लगा लो, डेफिनेटली फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, तो ये देखो आपका इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x, और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है प्लस का एक कांस्टेंट c लगाते हैं, तो ये जो आया है ये रिजल्ट हमारे पास, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID आपको अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का प्यार से सोल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके आव्यू चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा a इक्वल टू एक मैट्रिक्स बोला जाएगा तो आव्यू का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको a बराबर एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, कहेगा कि a इनवर्स निकालिए। अब a इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं, ठीक, एक रो मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आपको रो मेथड से a इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू IA, अगर आपको कॉलम मेथड से निकालना है तो a इक्वल टू AI, बस इतना सा फर्क होता है, I और A का इधर उधर चेंज होता है, तो ये हो जाता है आपके कॉलम मेथड के लिए। पहला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं रो मेथड से बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको कॉलम मेथड से करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है रो मेथड के लिए सर, फॉर्मूला होता है a इक्वल टू IA, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं भी पढ़े हो तो मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो a इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले a इक्वल टू जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिख लेते हैं। दे रखा है 2 1 7 और 4, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए a इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या रो मेथड से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लगाते हैं a इक्वल टू IA। अब a इक्वल टू IA के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो a दे रखा है, आपको a के प्लेस पे ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है, 2 1 7 4 इक्वल टू I क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल पर 1 हो बाकी सब 0 हो। देखो इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण पर 1 है, बाकी सब 0 है। अब देखो इस वाले a की जगह फिर से a मत रख देना, ये बात याद रखना, इस वाले a की जगह फिर से a नहीं रखेंगे, इसको एक एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यही वाला a आगे चल के a इनवर्स का काम करेगा। अब देखो a इनवर्स निकालने का मेथड क्या होता है, आपको जब भी इस टाइप का, जब आप फॉर्मूले लगाने के बाद आपको करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड
साइड में जो मैट्रिक्स होती है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाना होता है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो देखो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए देखो यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए और विकर्ण पर 1 चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो इसके लिए लगाते हैं ऑपरेशन। अगर देखो ये देखो है R1, ये है R2। एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है R1, ये है R2, रो नंबर 1, रो नंबर 2। तो अगर हम R1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, और R2 से माइनस कर दे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर। R1 इज रिप्लेस बाई 4R1, R1 में 4 से मल्टीप्लाई माइनस R2। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस R2 करना है। R2 की वैल्यू क्या है, 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 - 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो एक काम हमारा और बन गया। ठीक, उसके बाद इस पे देखो R1 की वैल्यू है 1, 4 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी 4, और R2 की वैल्यू है 4, 4 - 4 हमारे पास 0, और R2 वाले को हम सेम लिख लेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब सेम यही ऑपरेशन हमको इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाना है। ठीक, तो देखो हमें R1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, और माइनस R2 की वैल्यू है 0, 4 - 0 का मतलब 4। उसके बाद R1 की वैल्यू है 0, 4 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 0, तो 0 माइनस R2 की वैल्यू है 1, तो 0 - 1 का मतलब -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और दूसरी वाली रो को हम एज इट इज लिख लेंगे और ए लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब हमें यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, अब इधर 0 बनाना है और इधर 1 बनाना है। तो देखो इधर 0 बनाने के लिए हम क्या करें, ये देखो 1 है, इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 हो जाएगा, और इससे माइनस कर दे तो 7 - 7 0 हो जाएगा। तो अब कहाँ हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, 0 हमें R2 पर चाहिए तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R2 इज रिप्लेस बाई R2 - 7R1। ठीक, 7 R1 में 7 से मल्टीप्लाई करिए और R2 से माइनस कर दीजिए। तो R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए R2 पर ऑपरेशन लगाने के लिए R2 की वैल्यू है 7 माइनस R1 की वैल्यू है 1, 7 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी 7, तो 7 - 7 0 आ जाएगा। अब R2 की वैल्यू है 4, लिखा 4 माइनस R1 की वैल्यू है 0, 7 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, तो 4 - 0 का मतलब 4 आ जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर भी हमें पहली वाली रो को एज इट इज लिख लेना है, अब दूसरे वाले पे हमें ऑपरेशन लगाना है। तो देखो क्या करेंगे, R2 की वैल्यू क्या है 0, तो लिखा 0 माइनस R1 की वैल्यू है 4, 7 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा क्या 28, तो 0 - 28 का मतलब -28। उसके बाद R2 की वैल्यू क्या है 1, तो लिखा 1 माइनस R1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, 7 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 7 आएगी, तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 + 7 हमारे पास 8 आ जाएगा, और इस वाले को एज इट इज लिखेंगे। अब देखो हमारा काम बन गया है, बस एक काम हमें और करना है। यहाँ पर 1 बन गया, इधर इधर 0 बन गया। अब इस विकर्ण यानी कि 4 की जगह अगर हम 1 बना ले तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखो इसको हमें 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो R2 इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/4 R2 में क्या करो आप 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास, R1 को सेम रखोगे, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है 1 आता है, इक्वल टू। यहाँ पर भी पहली वाली रो को हम एज इट इज लिखेंगे, दूसरी वाली में हमें क्या करना है 4 से डिवाइड, 28 को हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7, माइनस 28 को 4 से डिवाइड करिए तो माइनस का 7 आएगा, 8 को डिवाइड करिए 2 तो यहाँ से हमारे पास 2 आएगा। ठीक, और यहाँ पे A लिख दिया। अब जैसे ही आपकी देखिए ये बात हमेशा याद रखना कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आपकी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको आई से दिखाते हैं, जिसके विकर्ण पर 1 होता है बाकी सब 0 होता है। तो देखो इस फॉर्म में बन गई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो तुरंत हम इस वाले ए को इधर लेकर आएंगे। ए इधर है, इधर आएगा तो ए इनवर्स का काम करेगा, तो लिखेंगे ए इनवर्स। और देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई। इस पूरे मैट्रिक्स को देखो आई के बराबर लिखते हैं तो लिखा आई, और ये वाली मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी -7 और 2, ये ऐसे ही रहेगी। अब आप एक बात हमेशा याद रख लो, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए इनवर्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ए इनवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से देखो आपके पास
ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू आप यही वाली मैट्रिक्स लिख दो 4 -1 -7 और 2। ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास ए इनवर्स की। अब देखो अच्छी बात क्या है पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अगर क्वेश्चन आता है इससे, तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोलेगा आपको व्युत्क्रम निकालने को, यानी कि इनवर्स निकालने को। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आप रो मेथड से निकालो, कॉलम मेथड से निकालो। यहाँ तक कि आपके ग्रेजुएशन में भी वो नहीं बोलता है कि आप रो मेथड से निकालो या कॉलम मेथड से निकालो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ईजी लगता है आप उस मेथड से निकाल सकते हो। तो रो मेथड के लिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड करेंगे कॉलम मेथड से। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट उसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मैं दोनों इसलिए बता दे रहा हूँ, फिर आप अपना देख लेना कि आपको कितना मतलब कौन सा आपका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको जिस पर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी वही आप एग्जाम में करना। अगर आप रो मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो रो मेथड ही अप्लाई करना, कॉलम मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो कॉलम मेथड अप्लाई करना। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही पूछा गया है, यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो आव्यूह का व्युत्क्रम हमारे पास निकाल के बताइए। तो रो मेथड के लिए तो बता दिया मैंने। अब कॉलम मेथड के लिए फॉर्मूला पहले मैंने आपको क्या बताया, ए इक्वल टू आई ए, ये मैंने क्या बताया यहाँ पे देखो a इक्वल टू आई ए, ये मैंने किसके लिए, रो मेथड के लिए बता दिया। और a इक्वल टू ए आई किसके लिए होता है, ये कॉलम मेथड के लिए होता है। तो रो मेथड तो हमारा हो गया है, अब कॉलम मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिख लेते हैं। 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखिए ए का काम कौन करेगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन दे रखी होगी वही ए का काम करेगा, ठीक। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी ए है और राइट हैंड साइड में भी ए है, लेकिन आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही ए रखना है, आपको राइट हैंड साइड में कभी भी ए नहीं रखना है। राइट हैंड साइड वाला ही ए आगे चल के ए इनवर्स का काम करता है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए की वैल्यू रख दी। अब इस वाले ए राइट हैंड साइड वाले ए को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू रखते हैं 0 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब वही काम यहाँ पर भी सेम वैसे ही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को हमें क्या करना होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना होता है। तो यहाँ कॉलम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ये C1 ये C2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है क्या 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर है 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10। तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, लिखेंगे C2। देखो ये C2 में हम बना रहे हैं ना, ये C1 ये C2 में हम क्या बना रहे हैं 0, तो C2 इज रिप्लेस बाई 2C2। 5 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 10, तो ये भी 10 ये भी 10, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो लिखिए हमारे पास पहली वाली कॉलम को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब दूसरी वाली में ऑपरेशन लगाना है, तो देखो C2 की वैल्यू है 5, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 10, तो 10 माइनस C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी तो 10, तो 10 माइनस 10 0 हो गया। अब C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 6, तो माइनस C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 5 से 1, मतलब C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 5, हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू ए। अब यही काम हमको इस वाली मैट्रिक्स में भी करना है, तो पहली वाली कॉलम को एज इट इज़ लिखते हैं, दूसरी वाली में ऑपरेशन लगाएंगे। C2 की वैल्यू क्या है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी क्या 0, माइनस C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 5, तो 0 माइनस 5 का मतलब क्या -5 आ जाएगा। C2 की वैल्यू क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 2 माइनस, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग C1 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, तो यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 0 का मतलब 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए, और ये तो 1 हमारे पास यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो अगर हमें 0 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये C1 ये C2, इससे इसको माइनस कर दे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो C1 पे C1 पे हमें 0 बनाना है, तो C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, ये हमने लिखा। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे C1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 की वैल्यू है 2 माइनस C2 की वैल्यू है 0, 2 माइनस 0 का मतलब 2 ही रहेगा। अब C1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 बन गया। अब दूसरी वाली कॉलम को एज इट इज़ लिख लीजिए, इक्वल टू ए ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, C1 की वैल्यू है क्या है 1,
माइनस C2 की वैल्यू है -5, तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 5, 1 + 5 हमारे पास 6 हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, माइनस करना है C2 की वैल्यू है 2, तो 0 - 2 का मतलब -2, और दूसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या, अब हमारे पास देखो यहाँ 0 बन गया और यहाँ 1 बनाना होता है, तो एक 1 तो बन गया। अब यहाँ पर अगर 1 बन जाए तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो C1 पर हमें 1, ये हमारे पास 2 अड़ रहा है ना, तो 2 को 2 से ही डिवाइड कर दो, तो लिखेंगे C1 इज़ रिप्लेस बाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 C1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो आपके पास क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, और दूसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ऑपरेशन हम C1 पर लगा रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू A। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर भी पहली वाली कॉलम में 2 से डिवाइड, तो 6 को 2 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करिए तो -1 आएगा, और हमारे पास दूसरी वाली कॉलम हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले A को इधर लेकर आएंगे, तो A इधर आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, और इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया 3, -5, -1 और 2 हमारे पास बच गया। देखो A इनवर्स इंटू I क्या होता है, हमारे पास A इनवर्स ही होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो A इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, -5, -1 और 2। ये जो वैल्यू आई है हमारे कॉलम मेथड से A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को आप रो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसपे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी वही बोर्ड एग्जाम में हमेशा करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जिस पे प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना वही अप्लाई करना। जब एग्जाम में हमें बोला ही नहीं गया है कि आप बोला ही नहीं गया है पर्टिकुलर कि आप रो मेथड से सॉल्व करो या कॉलम मेथड से, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किससे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमेशा याद रखना जिस पे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी दोनों में से आप वही वही मेथड अप्लाई करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड से आपको A इनवर्स निकालने आ गया होगा। अब इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फिलहाल आओ आपके जो छोटे छोटे इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में 3 नंबर में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आपके इसी चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सिंपली करना क्या है, हमें x और y का मान ज्ञात करके बताना है। हमारे पास ये देखो इस टाइप से मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाकर दे रखी है तो पहला काम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 2 क्या है, 2 आपका मतलब मैट्रिक्स के बाहर है, तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल एकदम करने के बाद हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करो आप मैट्रिक्स में, आप नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 0 से भी होगा, x से भी होगा। तो 1 का 2 से तो 2, 3 से तो हमारे पास 6 और 0 से तो 0 और x से 2x आ जाएगा, ठीक। और बीच में प्लस एक और मैट्रिक्स दे रखी है y 0 1 2 दे रखी है, और इक्वल का साइन है हमारे पास दे रखा है 5 6 1 8। अब हमें देखो क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो आप क्या करोगे, x वाले को पकड़ो। देखो इस वाले मैट्रिक्स में कहाँ x है, ये x है, तो इसी पोजीशन पे देखो इस वाले मैट्रिक्स में क्या है, 2 है, बीच में साइन है प्लस का। फिर इसी पोजीशन पर इस वाले मैट्रिक्स में देखोगे 8 है, तो पहले यहाँ पर है हमारे पास क्या, 2x, बीच में है प्लस। अब इस वाले मैट्रिक्स पर इसी पोजीशन पर देखो, इसी पोजीशन पर क्या है, 2 है, तो लिखा 2। अब इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाओ। अब इसी मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर देखोगे तो 8 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सर, देखो आपको लिखना है 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 को उधर लेकर जाओगे तो 8 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल टू आएगा 6। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर आपको y निकालना हो तो आप क्या करोगे, पहले y वाले को पकड़ो। तो देखो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है y वाले को पोजीशन को पकड़ो, तो पहले लिया 2, बीच में है प्लस। अब इसी पोजीशन पर है y, तो लिखा y, इक्वल का साइन है। अब इसी पोजीशन पर इस वाले मैट्रिक्स में है क्या, 5, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 उधर गया तो माइनस में हो गया, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, अगर 2 नंबर आपको दिलाकर जा रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, 2 नंबर आपको दिलाकर जा रहा है। इसी तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं।
सो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को भी देखो, ये क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 2-2 नंबर वाले इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये बात याद रखना। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लॉन्ग नंबर वाले क्वेश्चन पे ही फोकस नहीं करना है, हमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये सब आपके स्कोरिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है यदि हमारे पास ए डैश इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए डैश बोल लो या फिर ए का ट्रांसपोज बोल लो। ठीक, ए डैश से हम लोग इसको दिखाते हैं या फिर ए ट्रांसपोज बोलोगे, दोनों बात एक ही है। तो ए का ट्रांसपोज बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और बोला गया है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज यानी कि होल डैश ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के चेक कर लो। अगर आप नहीं पढ़े हो चैप्टर को तो रिक्वेस्ट है कि पहले आप चैप्टर को जरूर से पढ़ लो। ठीक, अभी आपके पास टाइम है। तो देखो हम करेंगे क्या, अब देखो मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का फिर से दोबारा ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या आता है, ए आता है। तो यानी कि ए डैश का फिर से डैश, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ए आता है। ये एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। जहाँ पर मैंने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रखा है वहाँ पर और भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक से लेकर के पूरा एक्सरसाइज मतलब पूरा चैप्टर ही करा रखा है। ठीक, अब देखो हमारे पास ए डैश दे रखा है, तो अगर हमें क्या निकालना हो, ए निकालना हो तो हम ए डैश का डैश निकालेंगे। तो ए डैश दे रखा है, इसका डैश निकालेंगे तो ए आएगा। ठीक, ए हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अगर हमें इसका डैश निकालना हो यानी कि ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक, देखो ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू दे रखी है, अगर हमें ए निकालना हो तो ए डैश का फिर से डैश निकालो। तो क्या करेंगे, -2 और 3 ये रो में है, इसको कॉलम में, -2 और 3, उसके बाद 1 और 2 रो में है, 1 और 2 को कॉलम में कर दो। तो देखो ए डैश हमारे पास दे रखा था, ए डैश का फिर से डैश निकाला तो ए आ गया, तो ये ए आ गया। बी हमारे पास दे रखा है, पहले ए प्लस 2b हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हवा नहीं है बिल्कुल। ट्रांसपोज निकालने का मतलब यही कि आप रो को कॉलम से चेंज कर दो, बस इतना से करते हैं। ठीक, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे ए प्लस 2b, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए हमारे पास दे रखा है -2 और 3, 1 और 2 दे रखा है। एक सेकेंड, ये तो हमारे पास ए डैश की वैल्यू दे रखी है, माफ़ करना। हम निकालेंगे ए प्लस 2b, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए यहाँ हमने निकाला है, -2, 3 और 1 और 2 ये हमने ए निकाला है। अब इसमें ऐड करना है 2b, बी हमारे पास दे रखा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2b आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट से होगा। -1 से 2 का मल्टीप्लाई तो -2, 0 से तो 0 और 1 से तो 2 और 2 से करने पर 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को पहले जोड़िए। ठीक, जोड़ेंगे तो आपके पास a प्लस 2b की वैल्यू आएगी, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जोड़ना सिंपल है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। -2 क्या आएगा, माइनस का 4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6 आएगा। तो ये हमारे पास a प्लस 2b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे a प्लस 2b का होल डैश पूछा गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2b का होल डैश निकालने का सिंपल क्या, डैश निकालने का मतलब क्या, रो में जो है उसको कॉलम में, -4 और 1 इसको कॉलम में, 5 और 6 इसको भी कॉलम में। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर दिलाकर जा रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया समझ में आए होंगे। अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 से इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं कि आपको f(x) इक्वल टू कुछ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रूफ करके दिखाओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि सतत है कि असतत है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया सिद्ध कीजिए कि हमारे पास फलन दिया है f(x) इक्वल टू sin x², एक सतत फलन है। अब देखिए कौन सा फलन यानी कि कौन सा फंक्शन सतत यानी कि कंटिन्यूअस कहलाता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, इसका एक मेथड होता है। अगर आप देखिए सबसे पहले तो इसमें 3 चीज़, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाओ, तो इसमें 3 चीज़ें आपको निकालनी होती है। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, ठीक, और राइट हैंड लिमिट निकालिए और f
ए निकालिए। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि सतत फलन कहते हैं, ठीक। और अगर इनमें से कोई भी एक डिफरेंट हो जाता है, ठीक, नॉट इक्वल का साइन लगता है कहीं भी, कोई भी एक डिफरेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यानी कि असतत हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इस पर अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ, फिलहाल मैं इसको बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन यानी कि एफ ए निकालना है। ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माना, चलो यहाँ पे हम लोग कोई एक पॉइंट अपने से मान लेते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पर चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। प्रूफ करके दिखाना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालो, राइट हैंड लिमिट ही निकालो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो, फंक्शन भी निकाल सकते हो, मतलब आपको क्या करना है, तीनों निकाल के दिखाना है। कोई ऑर्डर नहीं होता इसका कि आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। आप पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप, पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू आप क्या लिखते हैं, 0 और माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि आप जब भी लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं वैल्यू क्या होती है, सारी निगेटिव में होती हैं। उसके बाद फंक्शन लगा करके आप लिखिए a माइनस एच, ठीक। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है। एक क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक से समझ लो, आगे के जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सब सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो आप कैसे करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f, और a का काम हमेशा वही करेगा, जो x की वैल्यू होगी ना वही a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू भी क्या लिख देंगे, 0। तो लिखा 0 माइनस एच कर देंगे, ठीक। इस तरीके से कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर दे रखी है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एफ माइनस एच आप निकाल के दिखाओ, तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक्स के प्लेस पे माइनस एच रिप्लेस किया। तो लिखेंगे साइन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे आपको लिखना है क्या, एक्स के प्लेस पे माइनस एच, तो माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था तो माइनस एच, एक्स के प्लेस पे माइनस एच रिप्लेस किया तो माइनस एच का स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर। देखो माइनस हट जाएगा और h है, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से आएगा साइन एच स्क्वायर। तो f माइनस एच के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, f माइनस एच के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f माइनस एच के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे साइन एच स्क्वायर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमें लिमिट रिप्लेस कर देनी है। h टेंस टू 0 है, यानी कि लिमिट हमें क्या करनी है, h की वैल्यू 0 रख देनी है। तो जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो लिमिट हट जाएगी, लिमिट हटेगी तो यहाँ से लिखोगे साइन h के प्लेस पे 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 लिख दिया। अब आप ही बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आ गई वो आ गई 0, क्योंकि साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब देखो हमारे पास एक चीज़ हमने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया जो कि 0 आ गया। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो भी 0 आना चाहिए, और फंक्शन निकालेंगे वो भी 0 आना चाहिए। तीनों बराबर आना ही चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने को बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस यानी कि सतत है। अब दूसरा काम हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट h टेंस टू, जैसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस लगाते थे ना, वहीं से 0 यहाँ पे प्लस लगा देंगे, क्योंकि RHS में राइट हैंड साइड में आप जब जाते हो तो वैल्यू क्या मिलती है आपको, पॉजिटिव मिलती है ना। उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन लगा करके, जैसे यहाँ पे a माइनस एच लिखा, LHS में क्या करते हैं a माइनस एच, और RHS में करते हैं a प्लस एच करते हैं। अब a का काम कौन करता है, जो x दिया रहता है वही a होता है। तो यहाँ से आप लिखोगे लिमिट
h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे लिखोगे f, a के प्लेस पे आपको क्या रखना है 0, 0 प्लस h का मतलब 0 प्लस h का मतलब आप सभी जानते हो कि h ही होगा, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर h। अब आपको क्या करना है, अब आप ही देखो यहाँ पर fx की वैल्यू आपके पास sin x स्क्वायर दे रखी है, तो सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ fh निकालो तो x जहाँ जहाँ दिख रहा है उसके प्लेस पे h रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ से देखो हम लोग लिखेंगे साइन, तो यहाँ से एफ एच निकालने के लिए हम लोग लिखा साइन और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एच टेंस टू 0 रख देना है, तो एच टेंस टू 0 रखते ही ये लिमिट हट जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हम सभी जानते हैं, ये हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिखा राइट हैंड लिमिट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों क्या आ गए, 0 आ गए, ये भी 0 ये भी 0। अब तीसरा काम क्या करते हैं, एफ ए निकालते हैं फंक्शन, तीसरा काम एफ ए निकालते हैं, तो एफ ए। अब देखो हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, x के प्लेस पे a रिप्लेस कर दिया, तो a का काम कौन कर रहा है 0, जो x होता है वही a होता है, तो f0 निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा साइन 0 आएगा। ठीक, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तो f0 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, यानी कि fa की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। तो देखो हमारे पास तीनों क्या आ गए 0 0 आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर f0, क्योंकि हम लोग 0 पर निकाल रहे हैं, तो f0 ये हमारे पास ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इस कंडीशन में ये सतत यानी कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं भी समझ में आया तो आगे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ उसमें आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल बेसिक है आपका, पूरे एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब में आपको किसी में बोला गया है कंटिन्यूअस प्रूफ करो, किसी में डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करो, और किसी में बोला गया है कि चेक करके दिखाओ कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। जैसे इसी क्वेश्चन में बोला गया है फलन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ, देखो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो कंडीशन है, fx की वैल्यू आप 2x + 3 तब लोगे जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। ठीक, ये हो गया। और fx की वैल्यू आप 2x - 3 तब लोगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, यानी कि 2 से ज़्यादा होगी x की वैल्यू। और बोला गया सततता की जांच कीजिए, यानी कि इसमें बोला गया चेक करो कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक, इतना बोला गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास fx की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, fx की वैल्यू दोनों कंडीशन में 2 पर ही बात हो रही है। कहा जा रहा है कि x की वैल्यू जब 2 से कम होगी, 2 से ज़्यादा होगी, 2 के बराबर होगी, तब fx की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि मिला जुला कर किस पर बात हो रही है, 2 पर ही बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, x = 2 पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो इतना बात आप हमेशा याद रखना, जब भी किसी एक की बात की जाए तो आपको उसी पॉइंट पर निकालना है। ठीक, तो x = हम क्या करेंगे 2 पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस, हमें चेक करने को बोला गया है, तो चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो क्या करते हैं चेक करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, अगर ये तीनों बराबर तो कंटिन्यूअस, कोई भी डिफरेंट होता है तो डिसकंटिन्यूअस। आओ इसको चेक करते हैं क्या होता है। पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं a - h। a का काम कौन करता है, जो x होता है, तो x हमारे पास है 2, तो यहाँ से लिख देंगे 2 - h। ठीक, ये कर दिया। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास fx की वैल्यू क्या लेंगे, आपको क्या करते हैं कि जब भी आपका जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं 2 पर निकाल रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पर अगर x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, x की वैल्यू लेस देन होगी, तो ये बात हमेशा याद रखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू वही लेंगे। और जहाँ भी जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो x की वैल्यू क्या होगी, उससे ग्रेटर देन होगी, तो उस कंडीशन में राइट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू यही लेंगे। आज देखो x की वैल्यू 2 से लेस देन कहाँ पर है,
एक्स की वैल्यू 2 से लेस देन आपका यहीं पर दिख रहा है, तब एफ एक्स की वैल्यू हम लोग ये लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग के पास जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x + 3 दे रखी है, तो अगर हमें क्या निकालना हो, f2 - h निकालना हो, f2 - h अगर हमें निकालना हो तो लिखेंगे 2x के प्लेस पे हमने क्या किया, रिप्लेस किया 2 - h, तो यहाँ से लिखा 2 - h और प्लस का 3 लिख देंगे। अब आप इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो 2 का मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे मैं इसको, ये रफली वर्क था, इसको आप साइड में करो। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमने ये ली क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 से क्या है, लेस देन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू जब 2x + 3 दे रखी है तो f2 - h के लिए हम लोग लिखेंगे 2 - h और प्लस का 3 कर देंगे। ठीक, ये आप समझ गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिमिट रिप्लेस कर देनी है। ठीक, लिमिट जब हम लोग रिप्लेस कर देंगे h टेंस टू 0, तो जब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारा 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस का 3 दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 2 + 3 यानी कि 7 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। अब तीसरी चीज़ यानी कि दूसरी चीज़ हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, वही प्रोसेस लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, a + h, a का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 + h कर देंगे। ठीक, अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, जहां पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी, x की वैल्यू जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उससे ग्रेटर देन होगी, तो राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू वही लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 पर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर देन है, 2 से ज़्यादा है, तब इस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू हम लोग ये लेंगे। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x - 3। तो अगर मैं आपसे कहूँ f2 + h निकालो तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे क्या करोगे, 2 + h रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ से आप लिखोगे 2 और x के प्लेस पे आपको 2 + h रिप्लेस कर देना और माइनस का 3 दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको h टेंस टू 0 रख देना है, लिमिट रिप्लेस करोगे तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 4 और माइनस का 3, तो यहाँ से आपके पास राइट हैंड लिमिट जो आएगी, आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, आपके पास कितनी, 1 आ जाएगी। ठीक, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई, राइट हैंड लिमिट आपके पास 1 आ गई, तो यहीं पर क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो तीसरी चीज़ जो हम लोग फंक्शन एफ ए निकालते हैं उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, यहीं पर आप कह सकते हो कि फंक्शन x = 2 पर फंक्शन यानी कि फलन क्या है, असतत है। यहीं पर आप इतनी सी बात कह सकते हो, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों मैच कर रहे होते तब तीसरा चीज़ जो हम लोग एफ ए निकालते हैं उसको निकालते। ठीक, लेकिन ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं तो आगे क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आप कह सकते हो कि x = 2 पर फलन क्या है, असतत है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पूरे इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड वालों को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे π/2 पर x = π/2 पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। 5 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में, बहुत अच्छा लक है आपका तो 7 सेट बनते हैं, उसमें से कोई एक सेट आपको मिल जाता है जिसमें 8 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, वरना मिनिमम ये क्वेश्चन 5 नंबर का तो पूछा ही पूछा जाता है, और पूछने को तो 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देखोगे, नहीं मिल रहा है आपको तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लेना प्लेलिस्ट का। तो फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने का सीधा सा मतलब ये है। तो जैसे इसमें पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = sin x, और यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है कि x = π/2 पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये फंक्शन क्या है, सतत है यानी कि कंटिन्यूअस। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, f(x) की वैल्यू सर दे रखी है हमारे पास
साइन एक्स। ठीक, एफ एक्स की वैल्यू सर साइन एक्स दे रखी है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये सतत है। सतत होने के लिए क्या क्या मैच होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। अगर ये तीनों बराबर होते हैं, ये तीनों का बराबर होना कंपलसरी है, या अगर ये तीनों बराबर होते हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इसमें से कोई एक भी डिफरेंट हो जाता है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि असतत। तो आओ चेक करते हैं एक एक करके। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले लिखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, a माइनस एच, यही करते हैं। अब a का काम कौन करता है, x इक्वल टू जो दिया रहेगा, जो भी दिया रहा है, 2 दिया रहा है, 3 दिया रहा है, 0 दिया रहा है, π/2 दिया रहा है, x की जो भी वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी, इतना याद रखना। लास्ट में जो हम लोग एफ ए निकालते हैं ना, वही जैसे एफ ए निकालते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू π/2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, f π/2 निकालेंगे। ठीक, लास्ट में करेंगे, पहले ये दोनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लगा करके a माइनस एच करते हैं। a का काम कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन लगा करके a का काम कौन कर रहा है, π/2 माइनस एच कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास देखो fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू साइन x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी दे रखी है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही दे रखी है और फंक्शन के लिए भी यही दे रखी है। ठीक, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है कि x की वैल्यू लेस देन हो रही है या इक्वल टू हो रही है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया उसमें वो कंडीशन लगा हुआ था, लेकिन इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और फंक्शन के लिए, तीनों के लिए साइन एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही आपको लेकर के चलना है। तो जब एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स दे रखी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं एफ π/2 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे साइन π/2 माइनस एच। तो यहाँ से देखो हमारे पास एफ π/2 माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी साइन π/2 माइनस एच, एक्स के प्लेस पे π/2 माइनस एच रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे साइन π/2 माइनस एच। अब इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक, तो यहाँ से आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन a कॉस b और माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए यानी कि π/2, इसको a और इसको b मान लिया, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बना। तो फॉर्मूला होता है साइन a यानी कि साइन π/2 कॉस b यानी कि कॉस h माइनस कॉस a यानी कि कॉस π/2 और साइन बी का मतलब साइन h। तो ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जहाँ पर h दिख रहा है h टेंस टू 0 रख देना है। तो लिमिट जैसे ही रखते हो आप, h टेंस टू जैसे ही लिमिट रिप्लेस करते हो तो h टेंस टू 0 रखने पर देखो कॉस 0, यहाँ पर हमारे पास cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर sin 0 की वैल्यू 0। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा sin π/2 और ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos π/2 और ये हो जाएगा sin 0। ठीक, अब इसको सॉल्व किया तो ये देखो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसको याद रखना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin π/2 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 × 1 माइनस, यहाँ से देखो sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का मल्टीप्लाई cos π/2 से होकर के ये भी 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये 0। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास 1 × 1 यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने निकाल ली कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली वो आ गई 1। अब सेम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू अगर 1 आए और फंक्शन की भी वैल्यू अगर 1 आए तो हमारा क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। आओ चेक करते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखा राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए क्या करते हैं सर, सेम वही प्रोसेस रहता है। तो h टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन लगा करके a प्लस h करते हैं। ठीक, अब a का काम कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन लगा करके π/2 माइनस एच। अब देखो साइन हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स दे रखी है, तो एफ π/2 माइनस एच निकालना हो हमें, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस एच निकालना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन π/2 और प्लस का एच लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो अब देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पे f π/2 प्लस h के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे साइन π/2
प्लस एच कर देंगे। सेम इसी तरीके से इसको ए और इसको बी मान लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, सेम उसी तरीके से इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखो हम लोग इसको फटाफट करते हैं, कैसे होगा हमारे पास, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ से हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन π/2 यानी साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए का मतलब कॉस π/2 और साइन बी यानी कि साइन एच हमारे पास। अब लिमिट रिप्लेस कर दो तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी, देखो लिमिट रिप्लेस करेंगे h टेंस टू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास पूरा कर देता हूँ मैं, π/2 कॉस 0 और यहाँ से हमारे पास लिखेंगे प्लस कॉस π/2 साइन 0। ठीक, वही कर दिया, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क था इसमें और कुछ नहीं। ठीक, और इसके बाद राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, ये देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 1 × 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × 1 का मतलब हमारे पास वैल्यू 1 × 1 का मतलब हमारे पास आर राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 1। राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई और हमने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला वो भी 1 आ गई। अब हम लोग क्या तीसरी चीज़ क्या निकालेंगे, फंक्शन एफ ए निकालेंगे। अब आप ही बताओ साइन एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास साइन मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है तो एफ ए निकालना है आपको। तो एफ ए निकालने के लिए आप लिखोगे साइन ए। ठीक, अब ए का काम कौन कर रहा है, जो x होता है, x दे रखा है π/2 तो a भी हो जाएगा हमारे पास क्या, a की वैल्यू भी वही होती है π/2 ही हो जाएगा। तो f π/2 निकालना हो हमें तो क्या करेंगे, लिख देंगे साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो f π/2 की वैल्यू क्या हो गई, f π/2 की वैल्यू भी 1 हो गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले तो हम लोगों ने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई और उसके बाद निकाला राइट हैंड लिमिट ये भी 1 आई और उसके बाद फंक्शन निकाला ये भी 1 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या, f π/2। एफ ए होता है, ए का काम π/2 कर रहा है तो f π/2, ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सतत यानी कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका एक बार 8 नंबर में भी पूछा गया है और एक बार 5 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक, तो वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस बार कितने नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक, अगर 8 नंबर में पूछता है तो ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मैं कितनी बार इसको वेरी कह दूं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठा करके देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको बोलेगा सिद्ध कीजिए। देखो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो इंटीग्रेशन करके आपको पूछा जाएगा हल कीजिए मान निकालिए, या तो दूसरे टाइप से यही पूछता है कि आपको बोला जाएगा सिद्ध कीजिए। अब देखो ये पूरे फंक्शन के बराबर हमें π/4 प्रूफ करने को पूछा गया है, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए। ठीक, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आपके बता दूं 8 नंबर में आपके डेफिनेटली पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग होता है लेकिन डिफिकल्ट जरा भी नहीं होता है। इस पर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, वो प्रॉपर्टी आप याद कर लो। आपको कुछ भी दिया जाएगा, π/4 प्रूफ करने को दे दे, π/2 प्रूफ करने को दे दे, π/8 प्रूफ करने को दे दो। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे एक मैं लगवा दे रहा हूं, अगले अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि आपको नहीं यकीन है तो मैं सच में आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। अभी आपको पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, पेपर पे मैंने ऑलरेडी अभी रिसेंट में मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक कर, आप यहाँ से जाकर के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर विजिट हो जाएंगे जहां पर मैंने पेपर का पैटर्न बता रखा है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले तो i के बराबर लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, इसलिए इस पूरे फंक्शन को i के बराबर लिखेंगे और π/4 हमें प्रूफ करना है, ये हमें याद रखना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले i इक्वल टू, क्वेश्चन को नोट करते हैं, 0 to π/2 हमारे पास लिमिट दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है साइन एक्स अपॉन में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमारे पास dx क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, तो हमने LHS ले लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, π/4 प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही जैसे ही आई मानते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, क्योंकि इस पूरे फंक्शन की आगे हमें क्या पढ़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो यहाँ पे प्रगुण हमारे पास होता है, प्रॉपर्टी कह लो या फिर प्रगुण कह लो, हमारे पास प्रगुण 4 होता है। इंटीग्रेशन चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के पढ़ लेना। उसमें जब आप आगे जाओगे एक्सरसाइज 7.5 7.6 में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी, जहाँ पर आपको प्रगुण 4, ध्यान से सुनना, प्रगुण 4 यानी कि प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट आपके पास 0 to a है और फंक्शन लगा करके आपके पास फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, ठीक, एफ ए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, तो आपका देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपकी लिमिट क्या रहेगी, लिमिट 0 to a ही रहेगी, ये सेम रहेगी। तो फंक्शन लगा करके आप लिखोगे a, यहाँ पे स्टूडेंट देखो a नहीं रहेगा, x रहेगा, यहाँ पे फंक्शन fx आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लिमिट आपके पास सेम रहेगी 0 to a और f आप फंक्शन वैसे ही लगाओगे। अब देखो फंक्शन में आप फिर से fx नहीं लिखोगे, फंक्शन आप f ऐसे ही लगाओगे, अब x नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे अपर लिमिट है आपकी a और माइनस का x लिखोगे और लिखोगे dx, बस इतना सा फर्क है। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतना नंबर देकर जाएगी ना आपको, सीरियसली मैं आपको बता दूं 8 नंबर तो आपका ये फिक्स करा देगी एक प्रॉपर्टी, ठीक, इसको ध्यान से पढ़ो। आपका ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास लिमिट 0 to a है, fx है, आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से fx दे रखा है, तो ये कहती है कि लिमिट आप सेम रखिए, 0 to a ही रखिए, उसके बाद फंक्शन लगा करके आप x नहीं लिख सकते, फंक्शन लगाइए, उसके बाद अपर लिमिट और माइनस का x लिखिए dx, बस इतना सा काम करना है। अब देखो इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे होगा उसको सीखो। यहाँ पे आपके पास देखोगे लिमिट 0 to π/2 है, तो a की वैल्यू क्या बन गई, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है π/2, ठीक, π/2 निकल के आ रही है। अब x के प्लेस पे हमें क्या करना है, x के प्लेस पे हमें a माइनस एक्स करना है, a की वैल्यू है π/2 और माइनस का x। अब देखो आपको करना क्या है कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे x के प्लेस पे आपको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे π/2 माइनस का x कर देना है। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, लिमिट सेम रहती है 0 to a मैंने बताया ना, तो a का काम π/2 कर रहा है। उसके बाद लिखेंगे साइन x के प्लेस पे आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहता है x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स करना है, तो अपर लिमिट है हमारे पास π/2, तो π/2 माइनस एक्स करेंगे तो लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में भी हम यही करेंगे, लिखेंगे साइन x के प्लेस पे π/2 और माइनस का x करेंगे, ठीक। उसके बाद लिखेंगे प्लस कॉस है हमारे पास x है, x के प्लेस पे हमें फिर करना है π/2 माइनस का x करना और dx लगा दिया, ठीक। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ x दे रखा था x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स कर दिया, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू हमारे पास 0 to π/2। अब देखो ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब क्या, साइन मतलब 90, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, तो थीटा का काम x कर रहा है तो हमारे पास कॉस x हो जाएगा अपॉन साइन, यहाँ पे हमारे पास फिर से वही है साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस x हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन x हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब हम करने क्या वाले हैं, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखा था हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, और ये जो सॉल्व किया प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इस पर क्यों इंपॉर्टेंस इतना दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी कोशिश करने के बाद भी इस क्वेश्चन को गलत करके आओ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब देखो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, तो i प्लस आई, देखो ये i और ये है i प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2i हो जाएगा, तो i प्लस आई को 2i लिख दिया इक्वल टू। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास लिमिट दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 0 to π/2 है, यहाँ पर भी 0 to π/2 है, तो लिमिट को हम सेम रखते हैं 0 to π/2, इसको मैं एक ही बार लिख दे रहा हूँ। अब पहले ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 के पूरा इक्वेशन नंबर 1 का पूरा फंक्शन ऐड करता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे साइन x
अपॉन में हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हो गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हो गई, हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें ऐड करना है तो लिखा प्लस, इसको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 को, लिखा प्लस कॉस एक्स अपॉन में हमारे पास है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की, और पूरे पे हम क्या लगा देंगे, पूरे पे लगा देंगे dx। ठीक, पूरे पे हमने क्या किया, dx लगा दिया। अब देखो इसको ऐड करते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। अब इसको ऐड करिए तो देखिए आपके पास डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है। तो इसको जब ऐड करोगे तो ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा, साइन एक्स है ऊपर में और प्लस है बीच में, प्लस का कॉस एक्स है। ठीक, और नीचे देखोगे नीचे जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और लिख देंगे dx। ठीक, अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 2i, देखो क्वेश्चन में याद रखना कि हमें प्रूफ करना था पाई बाई 4, तो देखो पाई बाई 4 आने वाला है। ठीक, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, लिमिट सेम रहेगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आया क्या, 1 dx आ गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू, मैंने क्या बताया, 1 का इंटीग्रेशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो x आता है, t के रिस्पेक्ट में करते हो तो t आता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, और यहाँ पे हमारे पास है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। अब देखो इसको यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू, हम क्या करते हैं एक बार लिखेंगे अपर लिमिट x के प्लेस पे माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इसको यहीं पे देख लो, यहाँ से हमारे पास 2i इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2, क्योंकि 0 तो हट गया हमारे पास, पाई बाई 2। तो i इक्वल टू आप निकालना चाहोगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो पाई बाई अपॉन 2 से डिवाइड में जाएगा, तो 2 एक तो डिवाइड में पहले सही है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4। ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन 8 नंबर का पूछा जाता है। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन को करवा दूं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराता रहूंगा, जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप सीरीज उठा करके देख लीजिए, एनसॉल्व उठा करके देख लीजिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसे आपको डिटर्मिनेंट यानी कि साड़िक बना करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ करने को दिए जाते हैं। ठीक, डिटर्मिनेंट चैप्टर, अवयव चैप्टर, समाकलन चैप्टर, जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो एग्जाम टाइम पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपके एक बार 5 नंबर में पूछा गया और एक बार 8 नंबर में पूछा गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 7 सेट बनते हैं, तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आपका यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन 8 नंबर में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन की बात करेंगे, ये चैप्टर नंबर 4 से आपका जो साड़िक वाला चैप्टर है ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस चैप्टर से पूछा गया चैप्टर नंबर 4 से। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे रखा इक्वल टू के हमें प्रूफ करके दिखाना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, मैं आपको सीरियसली बता दूं, इसको आप अगर स्किप करके जाएंगे तो आप जरूर से कुछ ना कुछ मार्क्स अपने मिस कर जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इस सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि आप जो साड़िक आपको दिया जाता है यानी कि डिटरमिनेंट जो आपको दिया जाता है उसको आप क्या करेंगे, डेल के बराबर मान लेंगे। तो डेल इक्वल टू हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग LHS लेकर के चलेंगे, इस वाले डिटरमिनेंट को लेकर के चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो डिटरमिनेंट को हम लोग डेल से दिखाते हैं, तो डेल, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर। ये हमारे पास डेल की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, 4 को छोड़िए, पहले हम a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेंगे ना तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसी को अप्लाई करना तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी डिटरमिनेंट के बराबर कुछ भी प्रूफ करने को बोले तो ये आप क्या करोगे, आप देख के चलोगे कि आपको प्रूफ करने को क्या बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। जैसे हमें
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और 4 भी पूछा गया है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप देखो आंसर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को प्रूफ करेंगे, पहले ले आएंगे, उसके बाद 4 को ले आएंगे। देखो कैसे करेंगे, आप देखोगे कि पहली ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो, ठीक 3 रो दे रखे हैं। यहाँ से हम डेल इक्वल टू पहली रो में अगर आप देखोगे तो ए सब में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ठीक। अब दूसरी रो में देखोगे तो आपका बी सब में कॉमन दिख रहा है, तीसरी रो में सी कॉमन दिख रहा है। तो पहली रो से हम क्या कर रहे हैं, ए को कॉमन, दूसरी रो से बी को कॉमन और तीसरी वाली रो से सी को कॉमन कर रहे हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में बचेगा क्या, ए कॉमन हो गया तो माइनस का ए बच गया, ए बी में से बी मतलब ए कॉमन हो गया तो हमारे पास बी बच गया, ए सी में से ए कॉमन हुआ तो सी बच गया। अब दूसरी वाली रो में से हमने बी कॉमन किया तो ये बी ए था तो ए बच गया, बी स्क्वायर था तो ये b बच जाएगा, ठीक। बी सी था तो हमारे पास c बच जाएगा, ठीक। ये हमारे पास हो गया। तीसरी वाली में से हमने c को कॉमन किया तो ये a और ये b और ये माइनस का c बच जाएगा, ठीक। ये हमने कर दिया। अब आप एक चीज़ और देखोगे, हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहला काम हम करने वाले हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को लाएंगे, फिर हम 4 को लाएंगे। अब आप देखो ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो, छोटा चैप्टर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर के ज़रूर पढ़ लेना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन बनते हैं इससे बोर्ड एग्जाम में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से, अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से जाकर के पढ़ना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। दोनों पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने पूरे ही चैप्टर को पढ़ा रखा है। अब आप देखोगे, इसको हम कहते हैं कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो सी, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली कॉलम से ए कॉमन हो रहा है, दूसरी वाली से बी कॉमन करेंगे और तीसरी वाली सी कॉमन करेंगे। तो डेल इक्वल टू पहली कॉलम से ए कॉमन हो रहा है तो ए एक पहले से ही है, एक और कॉमन होकर के आ रहा है तो ए स्क्वायर। दूसरी वाली कॉलम से बी कॉमन हो रहा है तो बी पहले से है, बी कॉमन होकर के और आ रहा है तो बी स्क्वायर हो गया। तीसरी कॉलम से सी कॉमन हो रहा है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंदर बचेगा 1, ठीक। जैसे ये माइनस ए था, ए कॉमन हो गया तो माइनस का 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, ये भी 1 बच गया, ये माइनस का 1 बच गया, ये 1, ये 1, ये 1 और ये माइनस का 1। स्टूडेंट, अगर थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आ रही है वॉइस की, अगर शोर शराबा हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। मैं तो उसके लिए सॉरी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी बगल में थोड़ा सा पार्टी वार्टी का माहौल चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको वॉइस में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लेक्चर को अटेंड करो, क्वेश्चन देखो, मेथड देखो, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास देखो हमें जो प्रूफ करना था उसमें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर हमें मिल गया है। अब हम करने क्या वाले हैं, 4 को प्रूफ करेंगे। 4 को प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम तभी एक्सपेंड कर सकते हैं ईजी वे में जब उसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बन जाए, या फिर या फिर रो में 2 0 बन जाए या फिर कॉलम में 2 0 बन जाए, तभी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो हम 2 0 बनाएंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो ये देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, और इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे C1 इज रिप्लेस, C1 पे हमें 0 बनाना है तो C1 इज रिप्लेस बाई C1 + C2। C1 की वैल्यू -1 प्लस करना है C2, C2 की वैल्यू है +1, -1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। और दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दूसरा ऑपरेशन C2 पर लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ भी 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम लोग C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3 कर देंगे, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डेल इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिखेंगे A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। पहला काम देखो क्या करेंगे, C1 इज रिप्लेस बाई C1 + C2। C1 की वैल्यू -1 प्लस करना है C2, -1 + 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब देखो C1 की वैल्यू क्या है, 1। अब इसमें C1 की वैल्यू है 1 और इसमें ऐड करना है C2, लेकिन C2 की वैल्यू है -1, तो 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करना है, हमें C2 पर ऑपरेशन लगाना है। C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3, यानी कि ये माइनस ये करना है। तो पहले तो 1 - 1 0। अब देखो -1 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1, देखो ये है C2
और ये C3 माइनस करना है और माइनस पहले से दे रखा है, तो हमारे पास माइनस माइनस 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। और C3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि तीसरी वाली कॉलम में कोई ऑपरेशन हमने नहीं लगा रखा है। अब देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट में पहली वाली रो में 2 0 बन गए और पहली वाली कॉलम में भी 2 0 बन गए, तो हम दोनों तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो रो के मेथड से एक्सपेंड कर लो या फिर कॉलम के मेथड से। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो डेल इक्वल टू लिखा a² b² c²। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी पहली रो में 2 0 बन चुके हैं। तो देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे, हम लेंगे 0 को, अब 0 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो, इस वाले 0 को अगर हमने लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करके कुछ भी ले आएंगे वहाँ पे। यहाँ पे देखो 0 बैठा है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस बीच में, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस और ये होता है प्लस, बीच वाला माइनस होता है और बाकी दोनों क्या होते हैं प्लस। तो माइनस का 0 लिया सेम, अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके दुनिया का कोई भी नंबर लेकर आओगे, 0 बैठा है 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे इस 1 की, तो सिर्फ और सिर्फ इस 1 की बात करेंगे तो ये देखो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 0 से आप करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। उसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई -2 से करने पर -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप देखोगे तो ये भी पूरा 0 है, ये भी पूरा 0 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बच रहा है। तो यहाँ से डेल इक्वल टू a² b² c² पहले से आ चुके थे, ये वाला 4 आ जाएगा, तो 4a² b² c²। अब बताओ अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। देखो 4a² b² c² यही हमें प्रूफ करना था। देखो 4a² b² c² यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को गांठ बांध लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछा जा चुका है। अगर आप कमेंट करोगे तो इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, उसी की क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग सारे चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये किस चैप्टर से और कितने नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका छोटा क्वेश्चन है, कई बार 2 नंबर में पूछा गया है, कई बार 3 नंबर में भी पूछा जा चुका है। कौन से चैप्टर से पूछा गया? तो आपका चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश बीजगणित कहते हैं। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पेपर का पैटर्न मैंने दिखा दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोला सदिश हमारे पास a वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है और b वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है। हमारे पास बोला कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास देखिए मात्रक सदिश आपको निकालने को बोला गया है ना, तो आप याद रखिए कि जब भी आपको a वेक्टर और b वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है, ठीक, तो आपको अगर मात्रक सदिश निकालने को बोला जा रहा है तो सबसे पहला काम तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला याद रखिए। नहीं याद है आपको तो नोट कर लीजिएगा, मात्रक सदिश का एक फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। ठीक, मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों का सम करिए अपॉन दोनों का सम का मॉड निकालिए, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। पहले आप इन दोनों को सम करिए, फिर इन दोनों का मॉड निकालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मात्रक सदिश आ जाएगा। करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसको देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें भी आपको मात्रक सदिश निकालने को पूछा जाएगा आप बेसिकली कर सकते हो। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यार, पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो a वेक्टर बराबर दे रखा है, b वेक्टर बराबर दे रखा है, दोनों को सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखा a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर a वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये हमारे पास a वेक्टर दे रखा है, प्लस इसमें b वेक्टर ऐड करना है तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब 2 वेक्टर का सम हमें करना आता है, बिल्कुल आता है सर, हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए लिखा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों का सम निकालने के लिए देखो 2i कैप
प्लस 2i कैप कितना हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा। विथ साइन लेते हैं, देखो प्लस का 2j कैप और प्लस का 2j कैप और यहाँ पे j कैप कितना हो जाएगा हमारे पास 3j कैप प्लस का 3j कैप हो जाएगा। अब देखो माइनस का 5k है और यहाँ पे प्लस का 3k है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 5k है और यहाँ पे माइनस का 5k है और प्लस का 3k है, तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये बड़ा वाला साइन लेंगे ना तो माइनस का 2k आएगा। ठीक, ये बात याद रखना, माइनस का 5k कैप और प्लस का 3k कैप हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2k कैप आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया सम ऑफ, किसका सम हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे। सर मॉड कैसे निकालते हैं, तो देखो इसी का मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रखा, इसका मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मॉड निकालने के लिए सिंपली क्या करना होता है, आई जे के इनके जो गुणांक होते हैं उनको रूट लगा करके स्क्वायर लगा दीजिए। जैसे रूट ऑफ आई का गुणांक यानी कि आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, इन तीनों का जो भी गुणांक होते हैं उन पर स्क्वायर लगा दीजिए। जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर विथ साइन, ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक 3 है, उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या है -2 है ना, -2 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम लोग मॉड निकालते हैं। ठीक, जब भी आपको बोले, जैसे ए वेक्टर बराबर आपके पास दे रखा था, अगर मैं आपसे बोल देता मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालो तो आप क्या करते, आई जे के का जो भी गुणांक होता उसको मॉड लगा करके स्क्वायर कर देते और सॉल्व करके आप मॉड ईजिली निकाल सकते हो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हम लोग मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 और 4 29, रूट ऑफ 29 आ जाएगा हमारे पास दोनों का। अब देखो मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे मात्रक सदिश लिखा, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हमने बता दिया। अब देखो हम क्या लिखेंगे 4, देखो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम निकाला, कितना आया, ये आया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, ये हमारे पास दे रखा है। और दोनों के सम का जो मॉड निकाला है वो कितना आया, रूट ऑफ 29 आ रखा है। आप चाहो तो यहीं पे आंसर लिख सकते हो या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 4i ऐसे कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कैसे, 4i कैप अपॉन रूट में हम लोग क्या कर सकते हैं 29 प्लस 3j कैप अपॉन में रूट में 29 कर सकते हो, माइनस का 2k कैप अपॉन रूट में 29 कर सकते हो। ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। एग्जामिनर आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप इसको यहीं तक छोड़ के जाते हो तो बिल्कुल सही है आपका दोनों ही क्वेश्चन, मतलब दोनों ही केस में आंसर आपका सेम है। आप चाहो तो कहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए चैप्टर नंबर 10 के जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे उसी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका जैसे हम लोगों ने मात्रक सदिश के लिए एक पर्टिकुलर केस होता है, मात्रक सदिश के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि आपको मात्रक सदिश पर जितने भी आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब में वही मेथड अप्लाई करना है। आपको वेक्टर में ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर कुछ भी दे दे आप इजिली कर ले जाओगे। अब सेम उसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्या होता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर और बी वेक्टर बराबर आपको दो सदिश दिए जाएंगे और बोला जाएगा प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ए और बी का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो भी नोट करिएगा। अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर दे रखा है और आपसे प्रक्षेप निकालने को बोला जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप क्या करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे और मॉड ऑफ बी वेक्टर का आप मॉड निकाल लोगे। मॉड निकालना मैंने बता दिया कैसे, मात्रक सदिश वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ना। क्या करते हैं, आई जे के का गुणांक को लेकर के रूट लगा करके स्क्वायर कर देते हैं, वही हमारे पास मॉड आ जाता है। अभी इसमें भी करेंगे हम लोग। अगर आप भूल गए हो अभी जो क्वेश्चन कराया उसको भूल गए तो अभी मॉड निकालना हम लोग सीखेंगे भी। तो प्रक्षेप निकालना है ए और बी का, हम लोगों को प्रक्षेप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग प्रक्षेप
प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस के कैप, ये हमारे पास दे रखी अपॉन में मॉड ऑफ किसका बी वेक्टर, इसका क्या करते हैं हम लोग मॉड निकालते हैं, बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ आई का गुणांक 1 दे रखा है, ठीक, प्लस जे का गुणांक 2 दे रखा है, प्लस के का गुणांक क्या दे रखा है 1 दे रखा है। इसी तरीके से करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2i कैप इंटू आई कैप, पहले तो i कैप इंटू आई कैप हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2i कैप इंटू आई कैप हमारे पास 1 हो गया, बचा 2, उसके बाद बीच में प्लस, तो यहाँ से देखो हमारे पास 3j कैप इंटू 2j कैप, हमारे पास पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 6 हो जाएगा और j कैप हमारे पास 1 हो जाएगा। अब सेम उसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कुछ नहीं है तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो प्लस का हमारे पास 2 और j कैप मतलब k कैप इंटू k कैप हमारे पास 1 हो जाएगा। और अपॉन में हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 10, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास रूट में 4 प्लस 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आया ये इनका प्रक्षेप हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर 3-3 नंबर में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपके क्वेश्चन ये बनते हैं। सो आई होप कि जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए आपको अलग अलग डिफरेंट चैप्टर के सारे ही चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे जाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये प्यारा सा सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। डिफरेंट चैप्टर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, फिर भी बाई चांस अगर कोई भी चैप्टर छूटा, वैसे तो छूटे हैं, 1-2 चैप्टर छूटे हैं, उनके मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होने पाएगी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ नोट करिए और एक बार खुद से ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।